मॉर्निंग गाइस। आज हमारी एलोरेंस की नेक्स्ट क्लास है। ठीक है, अब इस क्लास में हम फ्रियोन के बारे में, पिछली क्लास में हमने फ्रियोन के बारे में डिस्कस किया था। फ्रियोन किस तरीके से बनता है और उसकी डेफिनेशन पढ़ी थी, उसके उपयोग पढ़ लिए थे, और उस फ्रियोन से निकलने वाली जो क्लोरोफ्लोरो गैस यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन को ही फ्रियोन कहते हैं। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन किस तरीके से वायुमंडल को प्रभावित करता है ये भी पढ़ लिया था हमने। अब इन टॉपिकों के बाद में हम इस फ्रियोन से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिख दिया पहले कि फ्रियोन ओजोन परत को किस प्रकार क्या करता है, ये प्रभावित यानी कि किस प्रकार ये नष्ट कर रहा है धीरे धीरे, किस तरीके से, इसके मैकेनिज्म क्या है, क्रियाविधि क्या है इसकी। देखिए क्या क्रियाविधि है इसकी। हमारा जो फ्रियोन है वो अपनी कम क्रियाशीलता के कारण क्या होता है, शोभ मंडल से नष्ट हुए बिना, यानी शोभ मंडल से क्रिया, भाई ओजोन अपने पास CF क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहाँ है, पृथ्वी पर। पृथ्वी पर इंसान जिस इन गैसों को यूज में, जैसे अपने पास शीत प्रतिशतक हो गए, फ्रीज हो गए, रेफ्रिजरेटर अपने AC हो गए, एयर कंडीशनर हो गए, ये क्या होता है अपने पास यहाँ पे इनसे क्या निकलती है, क्लोरोफ्लोरो गैस निकलती है। तो ये क्लोरोफ्लोरो गैस क्या होती है, जैसे ही हमारी इस पृथ्वी से जैसे ही कहां चली जाती है, वायुमंडल में जाती है। तो वायुमंडल में सबसे पहले अपने पास शोभ मंडल है, तो शोभ मंडल से कोई क्रिया नहीं करती, क्रिया करे हुए बिना ही इसके बाद में कहा जाती है, समताप मंडल में। कहा जाएगी, समताप मंडल में आ जाएगी। तो समताप मंडल में ये जैसे ही आएगी तो समताप मंडल में क्या उपस्थित है, सूर्य की पराबैंगनी किरणें। तो सूर्य की पराबैंगनी किरणों से क्या करती है, रिएक्शन करती है। तो यह लिखा देखो मैंने अपने पास कि नष्ट हुए बिना समताप मंडल में पहुंच जाती है और वहां ओजोन परत में उपस्थित पराबैंगनी किरणों के साथ अभिक्रिया करके क्लोरीन के मूलकों का निर्माण करती है, मुक्त मूलकों का निर्माण करती है। तो यहाँ पे ये फ्रियोन गैस है, अल्ट्रावायलेट है, पराबैंगनी किरणें के साथ रिएक्शन करके क्या बना लेगी, एक मुक्त मूलक की। तो ये क्या हो गया, क्लोरीन का मुक्त मूलक हो गया। आ गया समझ में। देखिए अब ये जो क्लोरीन का मुक्त मूलक है ये किसके साथ रिएक्शन करेगा, ओजोन के साथ। तो ये क्या अपने पास क्लोरीन का मुक्त मूलक ओजोन के साथ क्रिया करके ऑक्सीजन व क्लोरीन के ऑक्साइडों का निर्माण करता है। ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर दिया, ओजोन को किसमें कन्वर्ट कर दिया, ऑक्सीजन में। समझ में आ गया। अब देखिए इसके आगे जो रिएक्शन है, अब आगे रिएक्शन क्या हो गया अपने पास, ये जो बना अपने पास क्लोरीन का जो ऑक्साइड है, यह है कौन सा, क्लोरीन का ऑक्साइड, यह क्लोरीन ऑक्साइड ओजोन के दूसरे अणु, बहुत सारे अणु ओजोन परत में, तो दूसरे अणु से क्रिया कर ऑक्सीजन व क्लोरीन परमाणु, यानी हम इसको क्या कह सकते हैं, मुक्त मूलक। हम इसको क्या कह सकते हैं, मुक्त मूलक का निर्माण करता है, देखिए कैसे। ये जो अपने पास क्लोरीन ऑक्साइड है, ये क्लोरीन ऑक्साइड, ये अपने पास क्या है, क्लोरीन ऑक्साइड, ये क्लोरीन ऑक्साइड ओजोन के दूसरे अणु के साथ, ओजोन है, ओजोन का दूसरे अणु के साथ ये अभिक्रिया करके, रिएक्शन करके, या वापस जो पहला हमारे पास जो मुक्त मूलक था, Cl का मुक्त मूलक था, ये मुक्त मूलक वापस हमारे पास प्राप्त हो जाता है, और यहाँ पे इस ओजोन के अणु को भी किसमें कन्वर्ट कर देता है, ऑक्सीजन के अणु में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, और ये जो क्रिया है ये बार बार क्या होती रहती है, चलती रहती है, बार बार ये चलती रहती है। ठीक है, और ओजोन का जो अणु है वो किसमें कन्वर्ट होता चला जाता है, ओजोन का जो अणु किसमें कन्वर्ट होता चला जाएगा, O2 में कन्वर्ट होता चला जाता है, परिवर्तित होता चला जाता है। ठीक है, और ओजोन परत का क्या होता चला जाएगा, ओजोन परत का धीरे धीरे ह्रास होता चला जाएगा। ठीक है, आगे समझ में। फिर अपने पास इस ह्रास को रोकने के लिए, ये आ गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए इसमें ये जो ह्रास हो रहा है, ह्रास का मतलब ये धीरे धीरे नष्ट हो रही है। देखिए ये जो ओजोन है ना, इस ओजोन का यहां पे मैं लिख दे रहा हूं, यह क्रिया, आगे देखो इसके बाद में है अपने पास कि यह क्रिया, ठीक है,
मतलब बार बार, निरंतर कहने का मतलब है निरंतर चलती रहती है, निरंतर चलती रहती है। और ओजोन, ओजोन के अणु किसमें बदले थे, O2 में। तो ओजोन के अणु ऑक्सीजन के अणु में परिवर्तित होते रहते हैं, जिससे ओजोन परत का ह्रास होता रहता है। ठीक है, अब इस ह्रास को रोकने के लिए, यानी बचाने के लिए, रोकने के लिए, हाँ, अपने पास ये जो गैस है, CFC जो गैस है, ये जो CFC क्लोरोफ्लोरो जो कार्बन गैस है, इन गैसों को उत्पादन को क्या करना चाहिए, रोकना चाहिए, उसे उत्पादन के लिए पाबंदी लगानी चाहिए। तो यहां लिख देंगे हम, इस ह्रास को रोकने के लिए, इस ह्रास को रोकने के लिए ओजोन को हानि पहुंचाने वाली गैसों, ओजोन को हानि पहुंचाने वाली गैसों के उत्पादन पर रोक लगानी चाहिए। इसीलिए हमारे जो भारत सरकार ने इस ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने रोकने के लिए एक दिन को ऐसा दिवस बना दिया जिसको हम ओजोन दिवस के नाम से जानते हैं, वो है 16 सितंबर। यानी हम ये कह सकते हैं कि 16 इस ओजोन परत को नुकसान को रोकने के लिए 16 सितंबर को हम क्या बनाते हैं, ओजोन दिवस। तो यहाँ लास्ट लाइन और लिख लेना इसकी कि 16 सितंबर को ओजोन दिवस के रूप में बनाते हैं। ठीक है, आगे समझे, ओजोन दिवस के रूप में बनाते हैं। तो ये हो गया हमारा ओजोन यानी कि CFC कंप्लीट हो गया। ठीक है, आगे समझ में। अब इसके बाद नेक्स्ट है हमारे नेक्स्ट क्लास है ये अपनी नेक्स्ट क्लास है। देखिए अब अपने पास देखिए नेक्स्ट टॉपिक है इसका DDT जो हम पढ़ते भी आए हैं, पूरा हमने मतलब सुना भी है, DDT। अब इसका DDT के बारे में बात करें हम, DDT होता क्या है, पहले तो इसका फुल फॉर्म देखिए। फुल फॉर्म क्या होता है अपने पास, इसकी स्ट्रक्चर भी पढ़ेंगे, पैरा 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 डाइक पैरा पैरा डाइक्लोरो। देखिए पैरा पैरा डाई क्लोरो, पैरा पैरा डाई क्लोरो, डाई फेनिल ट्राई क्लोरो एथेन इसका नाम हो जाएगा। पैरा पैरा डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन इसका फुल फॉर्म हो जाएगी इसके। अब देखो इसको बनाया कैसे जाता है, केमिकल रिएक्शन क्या है इसकी, देखिए
क्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन की 2 मोल लेंगे हम यहाँ पे, क्लोरोबेंजीन के यहाँ पे 2 मोल लेंगे, तो ये 2 मोल ले लिया हमने। क्लोरोबेंजीन के हमने क्या कितने मोल लेंगे, 2 मोल लेंगे यहाँ पे, तो ये क्लोरोबेंजीन के कितने मोल हो गए अपने पास, 2 प्लस, ठीक है, प्लस यहाँ पे देखिए C डबल बॉन्ड O H C Cl Cl Cl, इसको बोलते हैं क्लोरल, पढ़ा था पढ़े, इसको बोलेंगे क्लोरल, क्लोरल कह सकते हो, क्लोरेल भी कहते हैं इसको, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, क्लोरोबेंजीन, क्लोरो बेंजीन, ठीक है। उपस्थिति, इसमें थोड़ा सा कैटलिस्ट पर क्या डालते हैं, इसमें कंसंट्रेट H2SO4, कंसंट्रेट H2SO4 इसमें डाल दें, तो देखिए यहां से तो ये दोनों H और यहां से क्या निकल जाएगा, O निकल जाएगा, तो यहां क्या निकाल देगा, H2O निकाल देगा, H2O निकल गया। अब जो बचा उसको ऐड कर दो, जोड़ दो, देखिए ये Cl, ये Cl, ठीक है, ये डबल बॉन्ड आ गया था, यहां से ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन निकल गया, तो यहाँ पे CH, ये C Cl Cl और ये Cl, ये बन गया हमारे पास DDT के फुल फॉर्म। देखिए पैरा पैरा डाइक्लोरो, तो ये देखो ऑर्थो, ये पैरा के सामने पैरा है, तो पैरा पैरा डाइक्लोरो, फिर डाइफेनिल, ये 2 फेनिल हो गई, ठीक है, ट्राइक्लोरो 1 2 3 ट्राइक्लोरो, और ये 2 क्या हो गए, एथेन, तो ये हो गया अपने पास DDT, ये बन गया अपने पास DDT, और H2O का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा, ठीक है। अब इसके कुछ कैरेक्टर्स और लक्षण है, क्या क्या लक्षण होता है इसके, यह कैसे होता है अपने पास, यह कैसा दिखाई देता है, यह सफेद ठोस यौगिक, ठीक है। दूसरा क्या हो जाएगा, इसका उपयोग किसमें किया जाता है, कीटनाशकों के रूप में, इसका उपयोग कीटनाशी के रूप में, कीटनाशी के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। ये हो गया अपने पास CF से। इसमें ध्यान रखना है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंपॉर्टेंट, कि DDT किन किन एकलगी इकाइयों से मिलकर बनी है, या DDT की एकलगी इकाइयां कौन कौन सी है, समझ में आ गया। तो इसकी एकलगी इकाइयां किस, क्लोरल हो जाएगा और डाइक्लोरोबेंजीन हो जाएगा, ठीक है। कई बार 1-2 बार क्वेश्चन भी पूछा है कि DDT बनाने का रासायनिक समीकरण दीजिए, तो DDT बनाने का रासायनिक समीकरण भी इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, क्लियर है, ठीक है। अब इसके बाद में इसका टॉपिक देखिए लास्ट, देखिए इसका लास्ट टॉपिक की बात करें हम, BHC, BH और ये C, इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी अपने पास बेंजीन, इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा अपने पास, बेंजीन हेक्सा, बेंजीन हो गया, बेंजीन हेक्सा क्लोराइड, तो ये B, ये H और ये C, ठीक है। इसके अन्य नाम भी है, अन्य नाम, इसके और भी कई नाम है, जैसे इसी को गैमेक्सन भी कहते हैं, क्या नाम देंगे इसको, गैमेक्सन, इसी को क्या कहते हैं, तो गैमेक्सन भी कहते हैं इसको, इसी को लिंडेन भी कहते हैं, ठीक है, और इसी को 666 के नाम से भी इसको जानते हैं, इसको 666 के नाम से भी जानते हैं, सॉरी यहाँ पे अपने पास 666 के भी इसको नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसका IUPAC नाम क्या हो जाएगा, इसका IUPAC नाम क्या हो जाएगा,
ठीक है, इसका नाम हो जाएगा, आगे देख बताएंगे अपने पास 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है, 6 हो गए तो क्या आ जाएगा हेक्सा क्लोरो, ठीक है, हेक्सा क्लोरो साइक्लो हेक्सेन, ये इसका आईपीएस नाम है। अभी स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, बनाने की विधि पढ़ेंगे किस तरीके से बनता है, फिर अपने आप ही आईपीएस नाम आ जाएगा। देखिए ये बेंजीन है, ये इसके 3 पाई बॉन्ड प्लस क्लोरीनीकरण करवा दें, इसका क्या करा दें, क्लोरीनीकरण करवा दें, किसकी उपस्थिति में, पराबैंगनी अल्ट्रावायलेट, पराबैंगनी प्रकाश, पराबैंगनी प्रकाश की उपस्थिति में इसके क्या करा दे, रिएक्शन करवा दे। तो ये 3 बंद है ना, इन तीनों बंदों की जगह क्या जुड़ जाएंगे, 3 बंदे हैं अपने पास, 2 2 एक इलेक्ट्रॉन, ये रहा एक, ये रहा एक, ये रहा एक, ये रहा, यानी कि इलेक्ट्रॉन कितने, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कितने 6, तो 6 Cl जुड़ जाएगी। देखिए यहाँ पर एक, इस तरीके से, ठीक है। तो ये अपने पास आईपीएस नाम तो समझ में आएगा, हेक्साक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन नाम हो जाएगा। 666 में देखो कैसे, इसमें कार्बन परमाणु की संख्या कितनी है 6, कार्बन परमाणु की संख्या 6, हाइड्रोजन परमाणु की संख्या भी 6 और Cl परमाणु की संख्या भी कितनी है 6 है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा है 666 नाम पड़ा है, ठीक है। तो ये इसकी क्या हो गई, बनाने की अभिक्रिया होगी, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे देखिए इसका नेक्स्ट टॉपिक। इसमें अब आगे आएगा अपने पास, देखिए अपने पास इसके कुछ कैरेक्टर्स हैं, इसके क्या कुछ कैरेक्टर्स हैं, क्या क्या है देखिए। यह क्या होता है, देखो ये तो बेंजीन है अपने पास, देखिए यह है अनेक समावेवी किसे कहेंगे, जिनके अणुसूत्र समान हो लेकिन संरचना सूत्र भिन्न भिन्न हो, उससे समावेवी कहेंगे। तो अनेक समावेवी के रूप में पाया जाता है, अनेक समावेवी के रूप में पाया जाता है, जैसे अल्फा बीटा, इसको क्या कहेंगे हम, बीटा कह देंगे, ठीक है, इसको अल्फा बीटा, गामा, इसको हम क्या कह देंगे, गामा आर के जैसे होता है गामा, ठीक है, और अल्फा बीटा गामा, ये है, इसको डेल्टा, इसको फिजिक्स में आता है समेशन भी कहते हैं इसको, ठीक है, और ये नीटा एवं थीटा, ये कुछ समावेवी के रूप में है ना का मिश्रण है, ठीक है, अनेक समावेवी का मिश्रण है, ठीक है। और इसका उपयोग भी किसमें किया जाता है, कीटनाशकों के रूप में, तो इसका उपयोग कीटनाशी के रूप में किया जाता है, ठीक है। आगे अपन ने इसके समावेवी पढ़े अल्फा बीटा गामा, ठीक है। इसमें सबसे ज्यादा सक्रियता इन सब में इन जो है अपने पास समावेवी में सबसे ज्यादा जो सक्रिय होती है वो गामा की होती है। तो यहाँ एक लाइन और लिख देना, क्या लाइन लिखना अपने पास, इन समावेवियों में से, इन समावेवियों में से किसकी, गामा, किसकी, गामा, अल्फा बीटा गामा, ये गामा, ठीक है, की सक्रियता सबसे अधिक होती है, सबसे अधिक होती है, ठीक है, किसकी, गैमेक्सन की। तो इनमें से कोई से भी किसी भी नाम से पूछा जा सकता है कि इसके बनाने का रासायनिक समीकरण दीजिए, या फिर इसमें से यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इनके समावेवी में से सबसे ज्यादा क्रियाशीलता, सबसे ज्यादा सक्रियता किसकी है, तो कौन सा जाएगा, गामा। क्लियर। चलो अब इसके बाद देखिए
मतलब ये जो डीडीटी है सारे किसमें यूज में लिए जाते हैं? कीटनाशकों में। तो जाहिर सी बात है जो कीटनाशक होते हैं वो पर्यावरण को भी क्या करते हैं? नुकसान पहुंचाते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक यही है इसका कि डीडीटी और बीसीसी पर्यावरण को किस प्रकार या वातावरण को किस प्रकार ये प्रभावित करती है। इस चैप्टर का ये लास्ट टॉपिक है। इस चैप्टर का देखिए लास्ट टॉपिक है। यहाँ हेडिंग है आपके पास DDT 1 BHC का वातावरण पर प्रभाव, क्या क्या इफेक्ट डालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पहला आ जाएगा अपने पास फर्स्ट DDT व THC दोनों ही ये कैसे होते हैं? हानिकारक, हानिकारक भी होते हैं, साथ ही साथ ये विषैले भी होते हैं, हानिकारक भी होते हैं और विषैले एवं आसानी से अपघटित, आसानी से ये अपघटित नहीं होते, आसानी से अपघटित नहीं होते। यानी कि सूक्ष्म जीवों द्वारा जैसे अपन कोई भी चीज डाल दें, जैसे अपने पास नेचुरल चीज से जो बनी हुई है, जैसे पत्तियां हो गई, पेपर हो गया, बार हो गई, ये क्या होता है? सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित हो जाते हैं। लेकिन ये विषैले पदार्थ क्या होते हैं? सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित होने की संभावना कम होती है। ठीक है, फिर दूसरा अपने पास ये अपने पास इसका उपयोग किसमें किया जाता है? कृषि के क्षेत्र में ज्यादा किया जाता है। तो कृषि के क्षेत्र में जैसे इसमें अपने पास एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में, कृषि में जैसे इसमें फसलों के ऊपर डाला जाता है, तो ये कुछ पौधे थे उसको क्या कर लेते हैं? एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, कुछ पार्ट इसका, इनका कुछ पार्ट तो एब्जॉर्ब कर लेते हैं और कुछ पार्ट ये भूमि में रह जाते हैं। ठीक है, और ज्यादा बारिश होने की वजह से यह है इसका कुछ भाग, कुछ परसेंटेज ये है पानी के साथ बहकर नदियों तालाबों में भी पहुंच जाता है। ठीक है, और ये अपने पास जैसे ही पेड़ पौधे इन बीएससी डीडीटी को एब्जॉर्ब करता है, अवशोषित करता है, एब्जॉर्ब या अवशोषित करता है, तो ये खाद्य श्रृंखला को, यानी कि पेड़ पौधों में जाएंगे बीएससी रेसिपी, फिर पेड़ पौधों को हम जानवर या इंसान वगैरह खाएंगे, तो ये क्या होता है? खाद्य श्रृंखला का भी क्या हो बन जाता है? भाग बन जाता है। तो हम कह सकते हैं कृषि के क्षेत्र में इसका उपयोग किसमें किया जाता है? कृषि के क्षेत्र में। तो यहाँ कह देंगे कृषि के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में याद यूज में लिया जाता है। कृषि के क्षेत्र में इन कीटनाशकों का प्रयोग करने से यह मिट्टी भी एब्जॉर्ब करेगी, मिट्टी, ठीक है, पानी, ठीक है, में एकत्रित होकर, एकत्रित इकट्ठा हो जाएगा, एकत्रित होकर खाद्य श्रृंखला, अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने, खाद्य श्रृंखला को प्रभावित करते हैं। खाद्य श्रृंखला को क्या करेंगे? इफेक्ट डालेंगे खाद्य श्रृंखला के ऊपर, फूड चेन के ऊपर क्या करेंगे? इफेक्ट डालेंगे। ठीक है, थर्ड इसके बाद बात करें हम, तो ये हो जाएगा अपने पास, यह है मृदा को प्रदूषित कर, मृदा को प्रदूषित करते हैं एवं, और क्या करेंगे भाई? जाहिर सी बात है इसमें ये क्या करेंगे? प्रदूषित करेंगे, साथ ही साथ मिट्टी की जो उपजाऊपन है, उर्वरकता है, उसमें भी क्या आएंगे? कमी डालेंगे, कमी करेंगे एवं मिट्टी की उर्वरकता, उर्वरकता का मतलब उपजाऊपन, उपजाऊपन को कम करना।
कम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें अपने पास BHC का कुछ भाग मिट्टी से एवं 12 से 30% भाग वाष्पित होकर वातावरण में फैल जाता है। वातावरण में वाष्पीकृत होकर वातावरण में भी चला जाता है। ठीक है, वातावरण में ये चला जाता है। अब जैसे ही बारिश होगी वापस तो ये बारिश के साथ वापस कहाँ जाएंगे, पृथ्वी पर आ जाएंगे। अब पृथ्वी पर आने के बाद में क्या करेंगे, हमारे पृथ्वी के ऊपर उपस्थित जीव जंतु व पेड़ पौधों को दोनों को क्या करेंगे, नुकसान पहुंचाएंगे। ठीक है, इस तरीके से DDT और BHC दोनों क्या करते हैं, पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं। ठीक है, ये आज की क्लास हमारी यहाँ पे समाप्त होती है। ये चैप्टर यहाँ पे हमारा क्लोज होता है, यानी कि 10 चैप्टर हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। और इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो हम नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके।